दोस्तों दुनिया में सिर्फ 14 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है। और जब आप किसी भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर होती है, इसे डेथ जोन कहते हैं। और डेथ जोन ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। जैसे ही आप डेथ जोन में जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत पेश आती है और आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। दुनिया की आबादी ऑलमोस्ट 8 बिलियन है और इन 8 बिलियन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखते हैं। और इन लोगों में से जो लोग पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इनमें बहुत सारे कोपैमा मारे जाते हैं। ये एडवेंचर इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंचता। इस बेरहम पहाड़ ने अब तक बहुत से लोगों की जान ले ली है। और हम बात कर रहे हैं K2 के बारे में। K2 पर रखा गया हर कदम एक मुश्किल जंग की तरह होता है, जिसमें आप ये प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगले मरले में क्या होने वाला है। लेकिन इसकी चोटी की खूबसूरती देखने के लायक है। जब आप पूरी दुनिया के ऊपर हो और आपके नीचे पूरी दुनिया हो तो वो कैसा मंजर होगा। दोस्तों K2 जो दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ है, इसे 1950 में एक कोपैमा जिसका नाम जॉर्ज बेल था, उसने इसे द सेविज माउंटेन का नाम दिया, क्योंकि ये पहाड़ अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको मारने की कोशिश करता है। जॉर्ज बेल ने यह बताया कि K2 का फर्टिलिटी रेट 20% के आसपास है। इसका मतलब है कि हर 4 में से एक बंदे की जान जाती है जब वो इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों सोचिए, स्पेस में जाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन K2 पर चढ़ने वाले लोग इससे बहुत ज्यादा कम हैं। ये बात साफ दिखाती है कि K2 इतना खतरनाक और मुश्किल पहाड़ है। K2 इतना खतरनाक क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। इस पहाड़ की खतरनाक और मुश्किल नेचर को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसकी हाइट, इसकी लोकेशन, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, इसकी क्लाइंबिंग डिफिकल्टीज। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं K2 की लोकेशन के बारे में। ये बात है 1856 की, जब एक ब्रिटिश टीम चाइना और कश्मीर की सरहद का जायजा ले रही थी और इस टीम को कुछ ऊंचे पहाड़ नजर आए। तो उन्होंने लोकल लोगों से पूछा कि इन पहाड़ों के क्या नाम हैं, और उन्होंने कुछ पहाड़ों के नाम बताए, जैसा कि गैशाप्रम और कंजुत्सर। और इन पहाड़ों के साथ 3 और पहाड़ थे। लोकल लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ब्रिटिश टीम ने इन पहाड़ों को K1, K2 और K3 का नाम दे दिया। दोस्तों बेसिकली K2 से बेस कैंप की दूरी इस पहाड़ को और मुश्किल बनाती है, क्योंकि सिर्फ बेस कैंप तक पहुंचने के लिए कोपैमा को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। और ये रास्ता ग्लेशियर और रॉकी ट्रेल्स वाला होता है और इस पर गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और कई कोपैमा बेस कैंप तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। कोपैमा को टेंट्स में रहना पड़ता है। इसी खौफ की वजह से कुछ कोपैमा अपना सफर मजीद जारी नहीं रखते और वापसी का रास्ता देखते हैं। बेसिकली दोस्तों क्लाइंबिंग के दौरान अगर किसी को चोट लगती है या कोई भी कोपैमा किसी खतरनाक जगह में फंस जाए, तो K2 की ऊंचाई और दूरी की वजह से इसको हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा होता है तो कोपैमा बस सब कुछ भूल के अपना सफर आगे की तरफ जारी रखते हैं। अब बात करते हैं K2 की हाइट के बारे में। दोस्तों K2 दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो 28,251 फीट, जो कि 8,611 मीटर बनते हैं, सतह समंदर से ऊंचा है। जब लोग इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनका जिस्म ऑक्सीजन को बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है। और अगर आप डेथ जोन में ज्यादा वक्त गुजारते हैं बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के, तो आखिर में मौत ही होती है। इसलिए K2 को खतरनाक पहाड़ कहा जाता है। जब आप ऐसे ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो आपका जिस्म इस नए माहौल से मिलने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में आपका जिस्म ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाता है ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके। आपका दिल तेज धड़कता है ताकि ऑक्सीजन जल्दी से बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचे। आप गहरी सांस लेते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। और आपका जिस्म एनर्जी को सेव करने के लिए जिस्म के कुछ फंक्शंस को कम कर देता है। ये
सब कुछ आसान नहीं होता और इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। इस वजह से कुछ लोग एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार होते हैं और ये बीमारी बस ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है और आपको उसी वक्त मौत भी हो सकती है। और अब बात करते हैं K2 के अनप्रेडिक्टेबल वेदर के बारे में। अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से K2 पर मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि 8611 मीटर की बुलंदी पर हवा तेजी से बदलती है। जेट स्ट्रीम की वजह से हवा में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है, जो चढ़ने वालों के लिए खतरनाक होती है। सर्दियों में हवा के झटके इतने जोर से लगते हैं कि लोगों को उड़ा सकते हैं, इसलिए वहां चढ़ाई करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके साथ साथ समटाइम्स बर्फ के तोते, जिन्हें एवेलांचेस कहते हैं, ऊपर से गिरते हैं और कोपैमा इन बर्फ के तोतों के नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, K2 पर चढ़ने के लिए हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। 2008 में K2 पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जो इसकी खतरनाकी की एक बड़ी मिसाल है। इस हादसे में एक ही दिन में 11 लोगों की जान चली गई। इन लोगों पर बर्फ के बड़े बड़े तोते गिर गए और वो वहीं बर्फ के नीचे धंस गए थे। अब बात करते हैं K2 की टेक्निकल मुश्किलात के बारे में। दोस्तों, K2 पर चढ़ने से पहले ही बंदा अंदर ही अंदर में एक हारने वाली जंग में होता है, क्योंकि K2 की लोकेशन, ऊंचाई और अनप्रेडिक्टेबल वेदर बहुत खतरनाक है। और फिर असली चढ़ाई के लिए जो रास्ता ज्यादा यूज होता है उसे अब्रूसी स्पर कहते हैं, जहां से 75% लोग चढ़ाई करते हैं और ये एक बड़ा चैलेंज और खतरनाक एडवेंचर होता है। दोस्तों, K2 का वेस्टर्न फेस बहुत मुश्किल होता है, जबकि ईस्टर्न फेस, जो कि चाइना वाली साइड पर लोकेटेड है, उसे कभी सर नहीं किया गया। और जब आप बेस कैंप तक पहुंचते हैं तो आपकी ऊंचाई 5000 मीटर के आसपास होती है और उसके बाद कैंप 3 तक पहुंचने के लिए स्लोप 60 से 70 डिग्री तक होता है, जो बहुत चैलेंजिंग होता है। दोस्तों, हाउस ऑफ चिमनी, जो कि K2 का बहुत मुश्किल हिस्सा कहलाता है और ये एक 100 फुट लंबी क्रैक है। इसको क्रॉस करने के बाद आप कैंप 2 तक पहुंचते हैं, जिसकी ऊंचाई 6760 मीटर है। कैंप 3 तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैक पिरामिड नाम का एक मुश्किल हिस्सा फेस करना पड़ता है। ये K2 का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 400 मीटर है। इस पिरामिड को क्रॉस करने के बाद कैंप 3 तक पहुंचने के लिए आपको एक 25 फुट लंबी वर्टिकल वॉल ऑफ आइस, जो कि 1350 मीटर की होती है, इसे क्रॉस करना पड़ता है और आखिरकार आप कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं। और आपको बताते चले, कैंप 3 का स्लोप 30 डिग्री पर झुका हुआ है और वहां पर आप अच्छी तरह से सो नहीं सकते। रात को सोते वक्त भी खतरा हर तरफ मंडलाता रहता है। कैंप 3 से कैंप 4 तक पहुंचने पर आपको कुछ राहत मिलती है, क्योंकि ये एक फ्लैट प्लेन है, लेकिन ये 8000 मीटर पर है, इसलिए आप मौत के जोन में आ गए हैं तो कुछ राहत नहीं होगी, जहां पर ऑक्सीजन का मैनेजमेंट मैटर करता है। कैंप 4 से स्टार्ट होता है आपका सबसे खतरनाक रास्ता, जिसे बॉटल नेक कहते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है। यहाँ पर स्टीप स्लोप्स और बर्फ के तोतों के गिरने का खतरा हर वक्त चारों तरफ से मंडलाता रहता है और आप मौत को हर वक्त करीब महसूस करते हैं। बॉटल नेक पर कोपैमा को ऑक्सीजन की कमी की वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस की बीमारी हो जाती है और इसी वजह से कोपैमा बॉटल नेक पर ज्यादा टाइम नहीं गुजारते और कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके समिट के बाद नीचे उतरें। दोस्तों, 2022 में सिर्फ 24 घंटों में 145 से ज्यादा क्लाइंबर्स ने K2 की चोटी पर अपना कदम रखा। इस वजह से हम कह सकते हैं या तो वो क्लाइंबर्स बहुत ट्रेन थे या फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। लेकिन K2 की चोटी पर पहुंचना चैलेंज है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसे द सेविज माउंटेन कहते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।